हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में। ठीक है, तो स्वागत करते हैं ऊपरी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स MPAT जेट यूपी केटेड BC बिहार में जो आपका BSc एग्रीकल्चर में प्रवेश लेने के स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होता है, और आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटी BHU और सेंट्रल लेवल का COT ICAR के नाम से एग्ज़ाम होता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो आपका राजस्थान में एग्ज़ाम होता है, उसमें जो भी एनिमल हस्बेंड्री पूछी जाती है, इन सब एग्ज़ाम की नज़र मध्य रखते हुए हम इंट्रोडक्शन की क्लास फुल ऑफ कोर्स कराने वाले हैं। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का आपका, और ये आपकी थ्योरी ये पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम स्टेट वाइज कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री देखते हैं। तो आपके MP के जो कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मंत्री हैं, आपके श्री इंद्र कशाना जी हैं, और पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी हैं। राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी हैं। बिहार में विजय कुमार जी कृषि मंत्री जी हैं, और आपके उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप शाही जी और पशुपालन मंत्री श्री धर्मलाल सिंह जी हैं। तो आपको एज ए TG याद रखना है। ठीक है, ये 2025 के डाटा के अनुसार है, और आपका एग्ज़ाम अब 2026 में होगा। जब तक बदलते हैं तो आपको डाटा रिन्यू करना होगा अपने लेवल पर। ठीक है, और केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और केंद्रीय एवं पशुपालन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी हैं, जिन्हें हम लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो आपके हो गए कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा देखते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा पशुओं को जो पालने का उद्देश्य था वह भोजन प्राप्ति था। पशुओं की उत्पत्ति 6000 ईसा वर्ष पूर्व हुई है, जब से मनुष्य पशुओं को पाल रहा है। भोजन प्राप्ति के लिए पालता था। सर्वप्रथम उसका उद्देश्य यही था, मांस प्राप्ति या भोजन प्राप्ति था। ठीक है, और पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुपालन का मुख्य उद्देश्य है आपकी कम लागत व अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना। कम लागत में अधिक उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही पशुपालन का व्यवसाय के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा, पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी कला है। पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी कला है जिसमें पशुओं के आवास, उनके रहने की व्यवस्था, आहार खाने की, प्रजनन, उनके बच्चों की ब्याने की प्रक्रिया, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। चलिए अब शब्दावली देखते हैं, पशुपालन की शब्दावली। तो फ्रेंड्स, आपको ये पशुपालन की सिंपल सी डेफिनेशन याद करना है। तो अब हम पशुपालन की शब्दावली देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपकी शब्दावली है उसका नाम है चयन। तो चयन क्या होता है, आइए देखते हैं। किसी झुंड से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम एवं इच्छित गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना चयन कहलाता है। अब उद्देश्य की प्राप्ति आपकी मांस प्राप्ति भी हो सकती है, दूध प्राप्ति भी हो सकती है, और यदि आप खेती करते हैं तो पशु को खेती के परवरिश से कार्य दक्षता के अनुसार अपने उद्देश्य के अनुसार ही पशु का चयन करेंगे। ठीक है, और गुणों के आधार पर, जैसे आपका उद्देश्य दूध उत्पादन है तो आप उसके दूध उत्पादन वाले, अच्छे दूध उत्पादन वाले गुणों को देखेंगे। यदि आपका उद्देश्य कृषि कार्य करना है तो आप उनके उसके कृषि कार्य वाले जो उत्तम गुण रहते हैं, जैसे किसी सांड का देखें तो अपन बैल का देखें तो उसकी जो बक्ष होते हैं वो मजबूत, पैर मजबूत होना चाहिए, कंधा उठा हुआ, सीना चौड़ा या छाती चौड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार आप अपने उद्देश्य के अनुसार पशु का चयन करेंगे। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? चयन कहलाएगी। दूसरा शब्दावली में आप देखते हैं
कलिंग क्या कहलाता है? तो कलिंग बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से छांटकर अलग करना कलिंग कहलाता है। मान के चलिए आपके यहाँ एक झुंड था पशु का, उसमें आपका एक पशु बीमार हो जाता है तो आप उसको अलग करेंगे, तो यही प्रक्रिया आपकी कलिंग कहलाएंगी, जिसे आप छटनी भी कहते हैं। क्या? छटनी भी कहते हैं। अगला शब्द है आपका डोकिंग। डोकिंग भेड़ में पूंछ हटाने की प्रक्रिया को डोकिंग कहते हैं। एक या सप्ताह 1 से 2 सप्ताह की उम्र में, 15 दिन की उम्र में, ठीक है, 15 दिन की उम्र में भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया डोकिंग कहलाती है। अन्य पशु में यह क्रिया डिटेलिंग कहलाती है। टेल को हटाना, रिव्यू करना डिटेलिंग कहलाती है, ठीक है। आपकी फ्लैशिंग गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त सांद्रित आहार फ्लैशिंग कहलाता है। गर्भित भेड़ को 3 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व, लगभग 1 माह पहले जो अतिरिक्त सांद्रित आहार दिया जाता है उसे फ्लैशिंग कहते हैं। डेबेकिंग मुर्गियों में 1 माह की आयु में, 4 सप्ताह की आयु में चोंच काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबेकिंग कहलाती है। चोंच काटने का यंत्र क्या कहलाता है? डीबेकिंग कहलाता है। और ऊपरी चोंच 1/4 भाग काटा जाता है तथा निचला हिस्सा 1/8 काटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन भाग में इसलिए काटा जाता है क्योंकि जो आपकी मुर्गी होती है, बच्चे होते हैं, 1 माह की मुर्गी होती हैं, उनको दाना उठाने में सहूलियत हो। जैसे कि ये मुर्गी की चोंच है, ठीक है, ये मुँह खोले हुए है, तो इसमें जो ऊपरी हिस्सा रहेगा चोंच का वो ज़्यादा काटा जाएगा और जो निचला हिस्सा रहेगा वो 1/8वां भाग काटा जाएगा, ठीक है। तो हम आपको दिखाते भी हैं किस प्रकार से डीबेकिंग से मुर्गियों में चोंच काटी जाती है, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से जो चेक है, चूजे हैं, उनकी डीबेकिंग की जा रही है। ये आपका डीबेकिंग यंत्र है। जो ब्लेड है वो गर्म रहती है जिससे कि चोंच काटते वक्त इन चूजों की चोंच से ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार डीबेकिंग द्वारा डीबेकिंग की जाती है। यह प्रक्रिया कैनाबोलिज्म से बचाने के लिए की जाती है। जो मुर्गियों में क्या होता है, NaCl की कमी के कारण वो एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करती हैं, उसे कैनाबोलिज्म कहते हैं। तो कैनाबोलिज्म से बचने के लिए उनकी चोंच भी कट कर दी जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला शब्द क्या है आपका, डीवर्मिंग। मुर्गियों में उनके पेट में, आंतों में पाए जाने वाली कृमियों से मुक्त करना डीवर्मिंग कहलाता है। पहली डीवर्मिंग की जो गोली दी जाती है वो 4.5 माह की उम्र पर दी जाती है और दूसरी डीवर्मिंग 6 माह की उम्र पर दी जाती है। कैनाबोलिज्म जैसा कि हमने अभी बात की थी, तो अगला शब्द अपनी शब्दावली में वही है, कैनाबोलिज्म। मुर्गियां एक दूसरी के पक्षी को चोंच मारकर घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है, जो NaCl की कमी के कारण करती हैं। कैपोनाइजेशन बधियाकरण, मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त या बधियाकृत करना क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन। बधियाकृत मुर्गा कैपेन कहलाता है। बधियाकृत मुर्गा कैपेन कहलाता है, ये आपको याद रखना है जी। और उद्देश्य मांस प्राप्त करना जब उन मुर्गे प्रजनन के कार्य में उपयोग नहीं किए जाएंगे तो जो एनर्जी रहेगी वो सीधी उनको मांस उत्पादन में काम आएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मांस का। यह क्रिया मुर्गों में 10 माह की उम्र पर की जाती है और मुर्गों को बधियाकृत करने के लिए डाई इथाइल बिस्टाल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। डाई इथाइल बिस्टाल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। डिसबडिंग, डिसबडिंग या डीहॉर्निंग, पशुओं को सींगों को हटाना डिसबडिंग, डीहॉर्निंग
कहलाता है। यह क्रिया 15 दिन में की जाती है, 15 दिन की आयु पर की जाती है। ठीक है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको उनकी जो कलिका रहती है, बड़ रहती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसकी 2-3 विधियां रहती हैं इसको रिमूव करने के लिए। गर्म छड़ रख दी जाती है उनकी इधर, जहाँ से सींग निकलते हैं, तो वो कलिका नष्ट हो जाती है, कोशिका नष्ट हो जाती है। तो फिर सींग कलिका नष्ट होने के बाद सींग आगे नहीं जमता। ठीक है, आपने देखा होगा, फिर वो नहीं होता होगा उनका। ठीक, डाउन कवर गर्भावस्था बछड़ा देने के 15 दिन जो अनुमानित से समय रहता है, उसको डाउन कवर कहते हैं। जैसे हमारी गाय को 15 दिन शेष रह गए हैं, हमने अनुमान लगाया कि हमारी गाय 15 दिन में भी आ जाएगी, तो इस जो अनुमान लगाया हमने उसे ही डाउन कवर कहते हैं। स्टीमिंग अप है ब्याने वाले पशु के अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई जाने वाली मतलब जो हम उसे राशन देंगे उसे ही क्या कहेंगे, स्टीमिंग अप कहते हैं। जैसे पशु कोई भी गाय भैंस हो सकती है, भेड़ वगैरह बकरी हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कास्टिंग है जो आपकी विभिन्न क्रियाओं, जैसे पशुओं को दवा देना है, कोई भी इंजेक्शन देना है, खुर काटना है, सींग रोधन करना है, पशुओं को जमीन पर दाईं तरफ गिराना कास्टिंग कहलाता है। अब दाईं तरफ क्यों गिराते हैं बोलोगे आप लोग, तो दाईं तरफ इसलिए गिराया जाता है क्योंकि पशु का जो आमाशय रहता है वो बाईं तरफ होता है। ठीक है, बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए पशु को दाईं साइड गिराया जाता है। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद सकते हैं। इसको याद रख कास्टिंग को याद रखने के लिए आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, कांदा का से कास्टिंग और दा से दाईं तरफ। तो पशु को कास्टिंग में किस तरफ गिराया जाता है, तो पशु को दाईं तरफ गिराया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। इसकी 2 मेथड रहती हैं। फर्स्ट तो आपकी है रीयूफ विधि और सेकंड विधि है बोरलेज विधि। ठीक है, तो हम इस विधि को देखते हैं किस प्रकार पशु को गिराया जाता है कास्टिंग विधि में। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार पशु को गिराया जाता है कास्टिंग विधि द्वारा। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड है जो रीयूफ विधि है। देखिए इस प्रकार रस्सी को डाला जाता है। जो सबसे सरल विधि है वो रिफ्यू विधि है। बोरलेज विधि में 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रस्सी को इस प्रकार डाला जाता है रिफ्यू मेथड में। ये देखिए इसमें एक व्यक्ति ही आसानी से पशु को गिरा देता है। ये देखो कितनी आसानी से पशु नीचे गिर गया है। वहीं सेकंड विधि की बात की जाए तो वही आपकी है सेकंड मेथड है, जिसे आप बोरलेज विधि कहते हैं। उसमें रस्सी को इस प्रकार डाला जाता है, देखिए आप वीडियो में। इसमें 2 जन की आवश्यकता पड़ी, आप देख सकते हैं। तो 2 जन खींच रहे हैं, तो ये थोड़ी टफ पड़ता है। वो आपकी रीयूफ विधि से आसानी से पशु गिर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ब्रॉयलर किसे कहते हैं, मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाले मुर्गियां ब्रॉयलर कहलाती हैं। इनकी उम्र रहती है 2 माह या 6 से 8 सप्ताह और 6 सप्ताह की चूजों का शरीर भार रहता है 8 kg। ठीक है, तो आप
इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं। आपको ब्रॉयलर और लेयर्स में कन्फ्यूजन होगा। लेयर्स को पाला जाता है जो, वो अंडे के लिए पाला जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो अंडे में एक से अधिक लेयर पाई जाती है, जैसे एल्ब्यूमिन, जर्दी वगैरह रहती है तो उसमें अलग अलग रहती है, एक भी रहता है। तो आप इस प्रकार याद, अंडे में लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए जो अंडे के लिए पाली जाती हैं मुर्गियां उन्हें लेयर्स कहते हैं, और जो मांस के लिए पाली जाती हैं उन्हें ब्रॉयलर कहते हैं। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो रोस्टर्स हैं, रोस्टर्स किसे कहते हैं? 9 से 12 सप्ताह की चूजों को रोस्टर्स कहते हैं, ठीक है। लेयर्स हमने अभी आपको बताया। अंडा हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती हैं, जिनके जो आपको अंडे देती हैं उनकी उम्र कितनी रहती है? 5 से 6 माह रहती है। 5 से 6 माह अंडा उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं चूजे की उम्र होने पर, और 72वें सप्ताह में मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, जिसे ब्रूड hen कहते हैं। आपको ये खासकर याद रखना है। जो 72वें सप्ताह के बाद जो मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है तो उसे ब्रूड hen कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रोअर मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो ग्रोअर मैनेजमेंट में चूजों के 8 सप्ताह से की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। टीजर बुल आपका नसबंदीकृत नर सांड होता है, उसे टीजर बुल कहते हैं। इसका उपयोग मादा पशु के मध्यकाल की पता लगाने में हेतु उपयोगी होता है, ठीक है। और जो आपका डंप पेल किसे कहते हैं? दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। आपने देखा होगा इस प्रकार ऊपर छोटा मुंह रहता है बाल्टी का, इस प्रकार छोटा मुंह रहता है और नीचे चौड़ी रहती है बाल्टी। इसमें दूध निकाला जाता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि जब हम पशु को दूध निकालते हैं वगैरह तो दूध झलकने का डर रहता है, तो यहाँ छोटा मुंह रहने के कारण दूध झलक नहीं पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डंपेल के बाद आपका ग्रूमिंग पशु को बालों तथा त्वचा को ब्रश से साफ करने को खुरैरा ग्रूमिंग कहलाता है। उसे ही खुरैरा कहते हैं या ग्रूमिंग कहते हैं। पशु की जो त्वचा रहती है उसको ब्रश से साफ करना, उन्हें खुरैरा करना, जिससे क्या होता है, इसका उद्देश्य रक्त संचार, परजीवी संक्रमण से बचाने एवं सुरक्षित उत्पादन में किया जाता है। इसकी एक हम आपको वीडियो दिखाते हैं किस प्रकार से ग्रूमिंग पशुओं में बड़े बड़े डेयरी फार्म पर की जाती है। तो इस प्रकार बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर ग्रूमिंग की जाती है, ब्रश से त्वचा साफ की जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार ग्रूमिंग की जाती है, जिससे जो गंदगी रहती है वो भी हट जाती है, परजीवी जू किल्ली चिचड़ी वगैरह भी हट जाती है। आगे देखें तो आपका ग्रेट है, जो मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं पक्षियों को खिलाए जाते हैं, ग्रेट कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि पत्थर पचा लेते हैं। जी हाँ, तो मुर्गी के पाचन तंत्र में एक गिजार्ड नाम का अंग रहता है, उसमें ये पीसने का काम करता है गिजार्ड, जिससे ये पत्थर छोटे छोटे पिसते हैं, उसे गिजार्ड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यदि पूछा जाए तो गिजार्ड रहता है, जिससे ये भोजन पिसता है उसमें और पत्थर भी पिस जाता है, ठीक है। कैथीटर यंत्र, कैथीटर
पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने वाला यंत्र होता है कैथीटर यंत्र। मिश्रित कृषि, कृषि प्लस पशुपालन। अब आपको एक कन्फ्यूजन होता होगा कि मिश्रित फसल अलग है, फसल प्लस फसल। जब हम क्रॉप प्लस क्रॉप, ठीक है ना, क्रॉप प्लस क्रॉप बोते हैं तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। और मिश्रित खेती जब हम पशुपालन प्लस एग्रीकल्चर करते हैं तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। कराहा एक यंत्र होता है, ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने का यंत्र होता है। इसी प्रकार आपका पाटर रहता है जो जुताई के बाद भूमि को समतल बनाने में ढेले तोड़ने के लिए यंत्र होता है, उसे पाटा कहते हैं। और नाला बीज बुआई का यंत्र होता है। इस प्रकार रहता है एक यंत्र, 3 फुट का ऊपर लगा रहता है और यहाँ से जो बीज सीड जाने के लिए पाइप लगी रहती है, ठीक है। इस प्रकार रहता है आपका नाला। रेज मेकर, रेज मेकर से आप समझ सकते हैं बेड बनाने का रहता है, मेड़ क्यारी बनाने वाला यंत्र है रेज मेकर। कल्पा खरपतवार निकालने वाला नराई गुड़ाई का यंत्र। जैसे आपने डोरा देखा होगा, उस एक सिंगल पहिया लगा रहता है, एक सिस्टम यहाँ से पंजी लगी होती है इस प्रकार, और इधर ही धक्का देने के लिए लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से इधर एक हैंड से पकड़ते हैं, इधर एक इधर हैंड से पकड़ते हैं और इस जगह घूमता है। तो इस प्रकार ये जहाँ ये पंजी लगी रहती है, नुकीला लगा रहता है, तो यहाँ ये ज़मीन में, ये यहाँ से ज़मीन में टकराता है तो यहाँ खरपतवार निकलते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार रहता है। बुलक बधियाकृत नर पशु होता है। नसबंदीकृत बुल को टीजर बुल कहते हैं। और इधर बुलक बधियाकृत नर पशु होता है जिसका कार्य खेती या मांस उत्पादन हेतु किया जाता है। खेती के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, वो मांस उत्पादन में कार्य के लिए, ठीक है। उपयोग अधिक मांस उत्पादन कृषि कार्य के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शायर, शायर आगे शायर शायर शायर, ठीक है, रुकिए। शायर रहता है, नरपिता रहता है। शायर पशु का नरपिता रहता है। डैम पशु की मादा रहती है, पशु की माता से शायर कहते हैं, ठीक है। रोमिनेशन पशु को जुगाली करना ही रोमिनेशन कहलाता है। ये पूरा रोमिनेशन टॉपिक हम अदर सेपरेट पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है ये सिस्टम, ठीक है। कड अधपत कड रहता है जो आपका अधपचे चारे को कड कहते हैं। जो पशु जो चारा नहीं पचा पाते हैं उसे ही अधपचा चारा कड कहलाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एनोरेक्सिया भूख की कमी से कारण होता है। एनोरेक्सिया भूख की कमी के कारण रहता है तथा एनीमिया खून की कमी का कारण रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ याद रखना है कि एनोरेक्सिया भूख की कमी को कहते हैं और एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। निम्फोमैंटिक मादा पशु का हमेशा सदा हीट पर रहना, जिसे आप पाली भी कहते हैं, एक डिसीज होती है जिसमें पशु मादा पशु पर हमेशा ही हीट में रहता है, पाली में रहता है, ठीक है। डी टीकिंग बाह्य परजीवियों को चिचड़ी जू आदि को हटाना डी टीकिंग कहलाता है। डिटेलिंग अलग होता है और डी टीकिंग अलग होता है। डिटेलिंग में पूंछ हटाना होता है, ठीक। शून्यचराई भोजन की एक प्रणाली है जिसमें जानवरों को इमारतों और भवनों में रखा जाता है, उनके लिए चारा ले जाया जाता है। उससे शून्यचराई, जैसे आपका कोई आवास एक शेड है, ठीक है, आपका शेड है, यहाँ पशु बंधे हुए हैं आपके शेड में, और थोड़ी दूर यहाँ आपका फील्ड है जहाँ पर चारा उगा हुआ है, ठीक है ना, चारा उगा हुआ है। यहाँ से आप चारा काट कर जहाँ पशु बंधता है, जहाँ उसका आवास है, जहाँ उसका शेड है, यहाँ से चारा ले जाएंगे आप। तो इस प्रकार की चराई को शून्य चराई कहते हैं। चारा काट कर ले जाना शून्य चराई, ना कि फील्ड पर ले जाना, ठीक है।
वो चारागाह जहाँ जानवरों को छोड़कर चराया जाता है, मैदान रहते हैं, उसे चारागाह कहते हैं, घास के मैदान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी पशुपालन की शब्दावली समाप्त होती है, आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, पशुओं का चयन बयान। जो हमने शब्द पहले ही शब्दावली देखी थी, पशुओं का चयन फर्स्ट था कि पशुओं को अपने उद्देश्य की पूर्ति को गुणों के आधार पर चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चयन। तो उसकी मेथड देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पशुओं के चयन की 5 विधियां हैं। पशुओं के चयन की 5 विधियां, जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिगत चयन। आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद ही रखना पड़ेगा। आपके टॉपिक आते हैं, जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको सेम एज इट इज ही याद रखना है। इसमें पशु दृश्य चयन, फेनोटिपिक सिलेक्शन या समूह चयन या मास सिलेक्शन भी कहते हैं। व्यक्तिगत चयन को दृश्य चयन या समूह चयन भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि में पशु के मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है, आपकी दूसरी मेथड है जो चयन करने की, वो है आपकी पारिवारिक चयन या वंशावली चयन। पशु के पूर्वजों की वंशावली का अभिलेख देखकर पशु का चयन किया जाता है। इस विधि से कम उम्र के पशु का चयन किया जाता है। फ्रेंड, इस विधि में खर्चा अधिक आता है, क्योंकि जब आप एक बछड़े को छोटे से उसे बड़ा करेंगे, जब वो उत्पादन देगा तो इसमें आपकी लागत अधिक आएगी। इसमें जैसे किसी की माता अधिक दूध देती थी तो उसकी बछिया को रख लेंगे आप, या प्रजनन के उद्देश्य से उसके बछड़े को रख लेंगे, इसकी माता अधिक दूध देती थी। या कोई सांड था, उससे जो बछड़ा प्राप्त हुआ उसमें अधिक दूध, मतलब जो उसका, उससे जो बछड़ा प्राप्त हुआ उसकी माता के यहाँ जो डैम के यहाँ जो ज़्यादा दूध उत्पादन दे रही है, तो आप उसे प्रजनन के उद्देश्य से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार पूर्वजों की वंशावली का अभिलेख देखते हुए इस विधि में चयन किया जाता है। प्रदर्शन थर्ड मेथड है जो आपकी प्रदर्शन वृत्त चयन, रिंग सिलेक्शन भी कहते हैं जिसे। इस विधि में मेले प्रदर्शनी विधि से पशु का चयन किया जाता है। जैसे आपने शिविर देखे होंगे, आपके यहाँ मेला वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो पशु को लान से खड़ा किया जाता है मेलों में, आपने देखा हो, या लान से या रिंग मेथड में जो भी उत्तम पशु रहता है पूरे मेले में उसी चयन किया जाता है। इस प्रदर्शन वृत्त गुणांकन तालिका विधि, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। जो आपकी गुणांकन तालिका विधि है, यही सर्वोत्तम विधि मानी जाती है पशु सिलेक्शन की, पशु चयन की या वर्णन की। जी, सबसे उपयुक्त विधि यही मानी जाती है। तो इसमें पशु के विभिन्न भागों पर निर्धारित अंकों के आधार पर पशु का चयन करते हैं। सामान्य स्वरूप के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, दुधारू अंगों के लिए 30 अंक और डेयरी गुण के लिए 20 अंक और शरीर क्षमता के लिए 20 अंक। इसके लिए तो एक ट्रक है, इससे आप याद रख सकते हैं। जो ट्रक है वो है आपकी 10.5, जिसमें 10.5 से आप 30-20 याद रख सकते हैं। 7 से आपका सामान्य स्वरूप हो जाएगा, दे से डेयरी और दा से दुधांग और सा से डेयरी, और यहाँ आपका डेयरी हो गया था, और दुधांग अंग के लिए 30 अंक हैं। तो और ये शारीरिक क्षमता, तो आप 30-20 से याद कर सकते हैं। सामान्य स्वरूप और आपके डेयरी गुण, दुधांग और शरीर क्षमता। ठीक है, तो अंकों के आधार पर पशु को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 0 से 50 अंक वाला पशु साधारण श्रेणी में रखा जाएगा, 50 से 75 अंक वाला पशु उत्तम श्रेणी में, 75 अंक वाला पशु सर्वाधिक उत्तम पशु होगा। ठीक है, और जो आगे देखते हैं, पशु चयन हेतु न्यूनतम 75 अंक होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, तभी आपका पशु उत्तम माना जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, इन सब कम से कम पशु सिलेक्शन के लिए 75 अंक होने चाहिए, जैसा कि हमने अभी
देखा। तो आपके वो डेयरी गुण भी मिलाकर हो सकते हैं, शरीर क्षमता भी मिलाकर हो सकते हैं, और दुधांक अंक भी हो सकते हैं, और आपकी सामान्य गुण भी हो सकते हैं। सबको मिलाकर 75 अंक से कम नहीं होने चाहिए, मतलब अच्छे चयन हेतु न्यूनतम इतने होने चाहिए, तभी आपका पशु उत्तम माना जाएगा। और साधारणतः श्रेणी में आपका 0 से 50 अंक होनी चाहिए, और उत्तम श्रेणी में 50 से 75 अंक होने चाहिए, और सर्वोत्तम में 75 से 100 अंक होना चाहिए। इतने जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे फिफ्थ मेथड देखते हैं आपका, वो है आपका संतति परीक्षण, अनुवांशिक चयन। इसमें क्या होता है, इसे जीनोटाइप वर्णन भी कहते हैं, जो जीनोटाइप रहते हैं। इस विधि में नर पशु एवं सांड चयन का किया जाता है, सांड का चयन किया जाता है। संतति उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठ का आकलन अंकों के रूप में किया जाता है, जिसे सांड सूचकांक कहते हैं। सर्वाधिक खर्चीली विधि है। पशु की उम्र अधिक हो जाती है, समय अधिक लगता है, जिसे सायर इंडेक्स भी कहते हैं। जो सायर हमने पढ़ा था नर पिता का, सायर मीन्स नर पिता, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, धीरे धीरे चयन करना पड़ता है, जांच करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये आपका चयन टॉपिक समाप्त होता है। पूरा चयन वर्णन, ये 5 मेथड है, आपको एज ए टीज याद रखनी है, उनकी विशेषताएं, किस प्रकार किसमें चयन किया जाता है। पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो पशुओं के आधार का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण, पशु 2 प्रकार के होते हैं, रोमंती पशु तथा अरोमंती पशु, जुगाली करने वाले और बिना जुगाली करने वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो रोमंती पशु, यह पशु जुगाली करते हैं। उदाहरण गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, नीलगाय, बायसन व जिराफ। बायसन आपने देखा होगा, वो याक रहता है जिस प्रकार। इनका आमाशय 4 भागों में विभक्त रहता है। फर्स्ट भाग है जो 4 भाग में से, वो है आपका पहला रूमेन, जो कि बाईं तरफ होता है। हमने बताया था कि कास्टिंग करते हैं जब, तो दाईं तरफ गिराया जाता है पशु को, वो इसीलिए गिराया जाता है कि पशु का रूमेन होता है, अर्थात आमाशय आपका बाईं साइड होता है, इसलिए पशु को दाईं तरफ गिराया जाता है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग रूमेन होता है। यह भोजन का भंडारण का कार्य करता है। पीएच मान की बात करें तो 5.8 से 6.8 तक इसका पीएच मान होता है। सेकंड भाग है जो आमाशय का, उसका नाम है रेटिकुलम। इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इस कारण से हनीकॉम्ब भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, फिल्टर करना होता है। जैसे कि आमाशय का सबसे छोटा भाग है, यह आमाशय के कुल भाग का 5% भाग होता है। जैसे यह फिल्टर किस प्रकार से करता है, नुकीली कील, कांच, अखाद्य वस्तुएं, अनावश्यक पदार्थों को पेट में आगे बढ़ने से रोकता है। इसकी संरचना हम अभी जस्ट नीचे देखेंगे, किस प्रकार मधुमक्खी के समान रहती है। मधुमक्खी का छत्ता आप सबने देखा होगा, तो इस प्रकार रहता है। तो इसमें जो अखाद्य वस्तुएं रहती हैं वो आकर फंस जाती हैं, ठीक है। तीसरा भाग है जो ओमेजम। ओमेजम है भोजन का अतिरिक्त पानी का अवशोषण करने का कार्य ओमेजम का होता है। यह कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। लास्ट है आपका एबोजम, जो कि चतुर्थ आमाशय है, और इसी को वास्तविक आमाशय या सत्य आमाशय बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सत्य आमाशय किसे कहते हैं, तो
एबोजम को सत्तामाशय कहते हैं। ठीक है, यह कुल भाग का 7 से 8% भाग होता है कुल आमाशय का। यह भोजन का पाचन करता है, मुख्य काम यही करता है। जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं, अवशोषण का कार्य यही करता है। और यह पाचक एंजाइम रसों का श्रावण करता है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचते हुए, छोटी आंत में अच्छी तरह से पचते हुए, बड़ी आंत से होते हुए, अतिरिक्त जल का अवशोषण होते हुए बाहर मलाशय से, गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। अब आते हैं आपके नॉन रूमिनेंट पशु, आहारमंथी पशु। ये पशु जुगाली नहीं करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। उदाहरण के लिए घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खरगोश, हाथी, जेब्रा, यहाँ तक कि मनुष्य हम जुगाली नहीं करते हैं। हमारे आमाशय में कोई विभाजन नहीं होता है, अर्थात आमाशय का केवल एक ही भाग होता है, जैसा कि आपने ह्यूमन स्टोमच में पढ़ा होगा। ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाज हमने अपने ह्यूमन पाचन तंत्र का बता दे तो अपना आमाशय इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सुअर, खरगोश, हाथी, जेब्रा, मनुष्य आदि में एक ही आमाशय होता है। आवासीय रोमंथी पशु, इसमें भी पशु का आमाशय 3 भागों में बटा रहता है, बट इसमें एक ओमोजम भाग अनुपस्थित रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ओमोजम अनुपस्थित। ये पशु जुगाली तो करते हैं, आमाशय 3 भागों में विभक्त होता है, ओमोजम अनुपस्थित होता है। इसमें C1 रूमेन, C2 चैम्बर फर्स्ट, चैम्बर 2 और चैम्बर 3 एबोमिजम, ओमिजम आपका अनुपस्थित। उदाहरण ऊंट, लामा। ठीक है, तो अब हम इनके जो हमने अभी कहा था कि हम इसका डायग्राम भी दिखाएंगे, तो आपको डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, आप देखिए, जो आपका पशु का आमाशय है, रूमेन है, जहाँ पर भोजन का भंडारण होता है, ये है आपका रूमेन, ये वाला। ठीक है, इसमें आपका भोजन का भंडारण होता है। और ये है आपका रेटिकुलम, जो कि आपको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिख रही है। यहीं पर खील नुकीले आकार पदार्थ यहाँ आकर अटक जाते हैं, ये है आपका ओमिजम। ठीक है, ये है आपका सत्तामाशय, छोटी आंत में कहने का मतलब, जहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है एवं मुख्य कार्य भोजन के पोषक तत्व यहीं से अवशोषण किए जाते हैं। और ये आपका फुल डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है आपका। ये है आपका सबसे बड़ा भाग रूमेन, उसके बाद है आपका ओमिजम, और ये है आपका रेटिकुलम, जो मधुमक्खी की संरचना के समान है, ये वाला। और ये है आपका एबोजम हो गया, और ये आपका रूमेन। इस प्रकार ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम, और इसकी एक फुल वीडियो दिखाते हैं हम आपको, जिसमें आपको पूरी तरह से साफ साफ समझ में आ जाएगा किस प्रकार ये कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस वीडियो में देखना कि किस प्रकार से पशु खाना खाता है, कहाँ कहाँ भोजन जाता है। तो पहले आपका ये रूमेन हो गया, ये रेटिकुलम और ओविजम हो गया। रेटिकुलम सबसे बड़ा भाग है, एबोजम जहाँ पानी का अवशोषण होता है, ओविजम। ठीक है, यहाँ पर आपका पहले रूमेन में स्टोरेज हो गया भोजन, रूमेन में स्टोरेज होने के बाद अब पचा भोजन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से रेटिकुलम में आ गया है और अब ये जुगाली के लिए वापस मुंह में आ गया है, ओविशम से भेज दिया गया है। जुगाली करने के पास वापस इधर आया है, यहाँ से आगे जाएगा आपका एबोमेशन में। यहाँ से आपका फुल पाचन होगा,
सत्तामाशय है आपका ये एबोमिज्म। ये आपके छोटे आंत में जाएगा और ये आपका मल्लाशय में इकट्ठा हो जाएगा सीकम में, ठीक है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं जो कि वहाँ पाचन वगैरह भी करते हैं थोड़ा बहुत, बट यहाँ से सिर्फ बाहर निकलने का काम रह जाता है आगे, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, जो है आपका पशुओं को चिन्हित करने की विधि, मार्किंग करने की विधि, इंडिकेशन। तो अब ये आपका नया टॉपिक है। तो फर्स्ट मेथड है जो आपकी, वो है टैटूइंग, गोदना। चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। ऐसे विधि में पशु के कान की अंदर की त्वचा पर टैटूइंग यंत्र द्वारा चिन्ह बनाए जाते हैं, उन पर स्याही लगा देते हैं, ठीक है। इस विधि में चिन्ह स्थायी रहता है। गाय भैंस में प्रचलित विधि, उपयुक्त उम्र है और 1 से 2 सप्ताह, मतलब 7 से 15 दिन। इसकी इमेज भी हम आपको दिखाते हैं कि कान के अंदर किस प्रकार कान की जो मुलायम त्वचा रहती है उसके अंदर टैटूइंग बनाया जाता है। तो ये है आपका वो, इस प्रकार कान के अंदर टैटूइंग मशीन से चिन्ह बनाए जाते हैं टैटूइंग मशीन में। अब आगे सेकंड मेथड देखते हैं। और ब्रांडिंग, दागना, ये 2 प्रकार की होती है आपका। एक तो होता है गर्म दागना और ठंडा दागना होता है, ठीक है। गर्म दागना में एक रॉड को गर्म किया जाता है और पशु की जो पीठ वगैरह पर चिन्ह बना दिया जाता है, तो उससे खाल जल जाती है तो वहाँ पर स्थायी चिन्ह बन जाता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, देखिए आपका ये 2 प्रकार का होता है, ठंडा दागना और गर्म दागना। जो कि ठंडा दागना स्टील की रॉड से किया जाता है, इसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है तथा आयरन की रॉड का प्रयोग किया, लोहे की छड़ का। इस विधि में पशु की पीठ पर चिन्ह बनाए जाते हैं और ये चिन्ह स्थायी होता है। इससे क्या होता है, पशु की जो खाल जल जाती है उससे पशु का मूल घट जाता है। स्थायी जो आपकी उसकी त्वचा जल जाती है, इस कारण उसका मूल कम हो जाता है और ब्रांडिलैक्स नामक पदार्थ का काम लेते हैं। उदाहरण गाय भैंस में प्रचलित विधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ईयर काटना स्थायी विधि है। इसमें भी एवं चौकोर आकार या यू आकार की, इस प्रकार भी आकार या यू आकार या चौकोर आकार की कट लगाए जाते हैं कान में। यह विधि शुगर में प्रचलित है। थर्ड मेथड कौन सी है, यह नोचिंग, मतलब काटना, कान काटना, ठीक है। यह है, इस विधि में नोचिंग मशीन की सहायता से भी व चौकोर आकार के कान काट दिए जाते हैं। तो जो इसके इमेज देखते हैं अपन किस प्रकार से काटे जाते हैं। तो ये शुगर में इस प्रकार कान काट दिए जाते हैं, कहीं पर भी आकार में कटे हैं तो कहीं पर यू आकार में, और बीच में भी काट दिए जाते हैं इस प्रकार। इस शुगर में प्रचलित विधि है ईयर नोचिंग की, ये भी एक चिन्हित करने की विधि है शुगर में, ठीक है। तो अगला है पेंटिंग, रंग लगाना। जो यह विधि है भेड़ बकरी छोटे जानवरों में प्रयुक्त की जा प्रचलित विधि है। इसमें पेंटिंग पशु की पीठ पर लगाए जाते हैं, इससे ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। भेड़ में प्रजनन की पहचान है, तो भेड़ में झुंड रहता है भेड़ों का, तो उनमें कुछ भेड़ गाभिन रहती हैं, तो उनकी पहचान के लिए कोई भी रंग लगा देते हैं उनकी पीठ पर, ठीक है, जिससे उनकी पहचान अलग रहती कि ये भेड़ गाभिन है, ठीक है। अब टैगिंग एवं रिंग, छल्ला डालना छोटे छोटे एल्यूमिनियम की पक्षियों में प्रचलित है। इस विधि में यह विधि पक्षियों में प्रचलित है। इस विधि में प्लास्टिक एल्यूमिनियम के टैग पक्षियों के गले, पंख, पैरों में पहनाए जाते हैं। और आपको तो ये याद रखना है, ठीक है। ईयर टैगिंग पशुओं में की जाती है। आपने देखा होगा कि ईयर टैगिंग पशुओं में की जाती है और जो रिंगिंग, छल्ला डालना सिर्फ पक्षियों में की जाती है, ठीक है। इसकी भी इमेज देख लेते हैं किस प्रकार से पक्षियों में कार्य किया जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार पंख पर टैग लगाए जाते हैं पक्षियों में। ये पैर में देखो, ये मुर्गे के पैर में लगाए हुए हैं टैग। अब अगला टॉपिक है आपका पशुओं में आयु ज्ञात करना। ये बहुत ही खास टॉपिक है आपका। 5वां टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं। गाय भैंस की औसतन आयु 20 से 23 वर्ष होती है। भेड़ बकरी की 10 से 15 वर्ष और ऊंट की 40 से 45 वर्ष उम्र रहती है। गाय भैंस में पहले बार तीसरे ब्याज में दूध उत्पादन बढ़ता है। पहले से तीसरे ब्याज तक तो दूध उत्पादन आपका बढ़ता है। तीसरे से 5वें ब्याज तक स्थिर रहेगा। इसके बाद 5वें ब्याज से आपका घटना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। गाय भैंस में उत्पादक आयु लगभग 12 वर्ष रहती है, जो कि 9वें ब्याज तक कह सकते हैं अपन, 9वें ब्याज तक रहती है। पशुओं की आयु ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। शारीरिक दशा देखकर, चमकदार त्वचा, पशु की त्वचा देखकर चमकदार कि ये स्वयं मान रही है तो अपन ज्यादा अनुमान लगा लेते हैं कि ये नया जानवर है या कम उम्र वाला है। सींगों की आकृति देखकर, मजबूत शरीर, आंखें, कार्य क्षमता, सीधी पीठ, स्वभाव आदि को देखकर, शारीरिक दशा के आधार पर हम इन चीजों को देखकर पशु की आयु का अनुमान लगाते हैं। सेकंड है खुर की दशा देखकर। अब खुर तो देखेंगे तो खुरों का आकार देखेंगे, घिसे हुई हैं, बनावट सही है कि नहीं, इस प्रकार। और आपका आकृति किस प्रकार है, खुर चमकीली है नहीं, उनसे जो त्वचा यहाँ से लगी रहती है सटी हुई है या दूर हुई है। यदि पशु ज़्यादा उम्र का होता तो वहाँ से त्वचा निकल जाएगी यहाँ से। और खुर गंदे वगैरह रहेंगे तो इससे भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये अस्थायी विधियां हैं। सींगों द्वारा पशुओं के आपने देखा 3 वर्ष की आयु में एक छल्ला बनता है। इस प्रकार सींग रहते हैं तो इसमें छल्ले निकल आते हैं। तो पहली 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला निकलता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष में एक छल्ला निकलने लगता है। प्रत्येक वर्ष के पश्चात एक छल्ला बन जाता है। अर्थात 3 साल में पहला छल्ला बनेगा, फिर जस्ट 3 साल के बाद हर साल एक छल्ला बनेगा। जैसे 3 साल का पशु हो गया तो पहला छल्ला बन गया, फिर इसके बाद 4 साल का होगा तो ये बन जाएगा, एक और छल्ला बन जाएगा। फिर 5 साल का होगा तो ये थर्ड छल्ला बन जाएगा। और इस प्रकार हर साल एक नया छल्ला बनता जाता है। छल्लों की संख्या का आयु का अनुमान लगाते हैं। भैंसों में यह छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं, गाय में कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके छल्लों की संख्या द्वारा देखकर जो सूत्र है वो 2+ छल्लों की संख्या मान के चलिए। किसी पशु की सींग में छल्लों की संख्या कितनी है, छल्लों की संख्या मान लीजिए 3 है, तो अपन उसमें 2+3 छल्लों की संख्या लगाएंगे तो जो पशु की उम्र हो जाएगी वो आपकी 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। 5 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार आप पशु की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। जस्ट आप कोई एक्टिविटी आप मेरे साथ नोट बनाने हो और आपको ये एक्टिविटी याद करना है। ठीक है। अगली मेथड की बात करें तो हम दांतों की संख्या देखकर पशु का बिल्कुल परफेक्ट आयु का अनुमान लगा सकते हैं। यह सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। पशुओं की दशा देखकर एवं दांतों की संख्या गिनकर आयु का अनुमान लगाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
कर्तन दांत, इंसाइजर टीथ, जो कि आपके यह जुगाली करने वाले पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार पशु का जबड़ा रहता है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंसाइजर टीथ कहलाते हैं। इन्हें काटने वाले दांत भी कहते हैं। मुख्यतः इन्हीं दांतों द्वारा आयु ज्ञात की जाती है। इनमें पहले दांत केंद्रीय दांत, दूसरा दांत मध्य दांत तथा तीसरा दांत पार्श्व तथा चौथा दांत कोने से जोड़ी के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 4 जोड़ी रहती है, अर्थात इनकी संख्या 8 रहती है। इस प्रकार रहते हैं, 4 जोड़ी रहेंगे आगे की साइड, तो इनकी संख्या 8 हो जाएगी। आप इमेजिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दो जोड़ी रहेंगे आगे। तो ये आपके आगे की साइड जो रहते हैं, यहाँ दांत अनुपस्थित रहते हैं। इनके जस्ट ऊपर की साइड दांत अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें, यहाँ पर कील दांत रहते हैं। यह दांत जुगाली करने वाले पशु में नहीं पाए जाते। आपकी गाय में यह दांत नहीं पाए जाएंगी, और दांतों की संख्या जो जोड़ी रहती है, अर्थात 4 दांत होते हैं। ठीक है, ये दांत जैसे कि आपने कुत्ते में पाए जाएंगे, जो जुगाली नॉन रूमिनेंट हमारे भी रहते हैं। यहाँ पे इधर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे नुकीले दांत। ठीक है, कुत्ते में रहेंगे, शेर में रहेंगे, बिल्ली में रहेंगे, और अदर जो आरोमंथी पशु हैं उनमें रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण सुअर, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट। ठीक है, और थर्ड रहे हैं जो अपने दांत का टाइप है, वो है अग्रचवर्णक दांत, प्रीमोलर टीथ, जिन्हें पीएम के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। यह दांत दोनों जबड़ों के दोनों तरफ ऊपर व नीचे रहते हैं। जैसे इस प्रकार, यहाँ तक तो ये आपके हो गए थे, यहाँ तक तो हो गए थे आपके इंसाइजर टीथ। ठीक है, और यहाँ अनुपस्थित हो गए थे। अब यहाँ से दोनों साइड नीचे और ऊपर दोनों तरफ पाए जाते हैं। 6 जोड़ी रहते हैं, अर्थात 12 दांत रहेंगे। 12 दांत कैसे हो जाएंगे? 3 जोड़ी, 3 दांत इधर रहेंगे, 3 दांत इधर रहेंगे, और 3 दांत नीचे रहेंगे, और 3 दांत इधर। तो कितने हो गए आपके? 12 टीथ हो जाएंगे। अब ये दांत रहते हैं, फोर्थ टाइप है जो, इनका नाम है चबड़नक दांत, मोलर। यह दांत जबड़ों के दोनों तरफ ऊपर व नीचे ये भी पाए जाती। यह दांत स्थायी होते हैं। यह भी 6 जोड़ी या 12 दांत होते हैं। ठीक है, 6 जोड़ी ये 12 दांत होते हैं। ठीक है, तो इनका दंत सूत्र जो है आपका, इस प्रकार है। इंसाइजर बटे इंसाइजर, इंसाइजर बटे इंसाइजर, और कैनाइन टीथ बटे कैनाइन, प्रीमोलर टीथ प्रीमोलर, और मोलर टीथ बटे मोलर टीथ। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी रहती है? 20 रहती है, और जो स्थायी दांत रहते हैं वो आपके 32 दांत रहते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत का जो सूत्र बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, संख्या के आधार पर। ऊपर हमने बताया था कि यहाँ दांत इस प्रकार जबड़ा रहता है, आपका इस प्रकार जबड़ा रहता है। तो पहले तो यहाँ दांत अनुपस्थित रहते हैं, इंसाइजर दांत, तो ये यहाँ अनुपस्थित हैं। ठीक है, और ये जो कील दांत हैं, कैनाइन टीथ, अपने पशु में गायब रहते हैं। जो अपने पालतू पशु जुगाली करने वाले, तो उनमें तो अनुपस्थित ही रहते हैं ये वाले, तो इनको नहीं लिखते हैं। 4 नीचे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार, और जो 3 जोड़ी नीचे रहते हैं, 6 जोड़ी मतलब 12 टीथ। और जो अभी अस्थायी दांत रहते हैं, जो वो अभी यहाँ पर वो आपके लास्ट दांत रहते हैं, वो अभी जमते नहीं है अस्थायी के स्थान पर,
तो आप इनका इंटू 2 से करेंगे तो आपकी ये संख्या निकल कर आएगी 20। इसी प्रकार स्थायी दांत जब लास्ट के दांत भी आ जाते हैं तो ये सूत्र अलग बनता है। जो आपके चवर्णक दांत होते हैं इसमें 0 ए आपके अनुपस्थित रहेंगे और 3 जोड़ी ए और आ जाएंगे, 6 जोड़ी दांत। तो नीचे 3 रहेंगे, हमने अभी बताया था आपको ना। तो इसका सूत्र 32। तो 32 ह्यूमन में भी दांत होते हैं और 32 ही अपने जानवरों में दांत होते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है दांत से संबंधित, तो वो देख लेते हैं। दंतियुपूर डेंटल पेड, तो ये आपका सीधा ऐसा पेपर में पूछ लिया जाता है कि डेंटल पेड किसे कहते हैं। दंतियुपूर ना पूछ कर वो पूछ लेते हैं डेंटल पेड किसे कहते हैं। तो ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत की जगह उत्तकों की एक कठोर परत रहती है जिसे दंतियु या डेंटल पेड कहते हैं। आपने एक कर्तन दांत के चारा काटने में मदद करता है। दिखा दें आपको किस प्रकार होता है ये डेंटल पेड। ये आपका इस प्रकार जबड़ा रहता है। तो आपके जो यहाँ इंसाइजर टीथ रहते हैं तो यहाँ ऊपर जो खाली अनुपस्थित रहती है जगह ना कैनाइन दांत के बगल से यहाँ, तो ये जो जगह रहती है ये खाली, यहाँ पर टीथ नहीं पाए जाते हैं। जो बस उत्तकों से मजबूत जबड़ा प्रकार का रहता है इधर, यहाँ दांत अनुपस्थित रहते हैं तो इसी को डेंटल पेड कहते हैं। यहाँ तो दांत उपस्थित रहते हैं 4 जोड़ी 8 दांत इंसाइजर, और ऊपर अनुपस्थित रहते हैं तो इसी को डेंटल पेड कहते हैं। ठीक है। अब भरा हुआ मुख किसे कहते हैं? फुल माउथ, ऐसा पशु जिसके सभी स्थायी दांत आ गए हों। ठीक है। चवर्णक दांत प्लस इंसाइजर टीथ, कैनाइन तो होते ही नहीं है, और अग्र चवर्णक दांत सभी मिलाकर इस भरा मुख कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टूटा हुआ मुख, ब्रोकन माउथ, जिस पशु में एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गए हों। जो स्थायी दांत बाद में निकलते हैं कुल संख्या 12 रहती है, 6 जोड़ी रहते हैं। इस प्रकार इसका भी आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ मैं। जो लास्ट में निकलते हैं ना इधर 6 जोड़ी, 3 ऊपर की साइड 3 ऊपर की साइड, इस प्रकार ये लास्ट में निकलते हैं जो, जिन्हें आप दाढ़ भी कह सकते हैं। तो ये इनको प्लस स्थायी, इनमें से टूटा मुख समझ सकते हैं आप, जिस पशु में एक या एक से अधिक स्थायी दांत, इन 12 दांतों में जो लास्ट के दांत रहते हैं दोनों जबड़ों के नीचे ऊपर, तो इनमें से एक या एक से अधिक दांत टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टूटा मुख कहते हैं। अब पोपला मुख किसे कहते हैं? गम्मर मुख, गम्मर माउथ, तो अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर चुके हैं। अभी स्थायी दांत बताए थे वो जो उसके सारे टूट गए हों, गम्मर माउथ कहते हैं। ठीक है। 2024 में पूछा भी गया है आपका। तो अस्थायी दांत, जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक है। जो बछड़ों में हर सप्ताह में एक निकलता है। अभी हम उसका क्लियरली आपको बताएंगे कौन से दांत कब निकलते हैं। ठीक है। अस्थायी दांत जो मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, हाँ अपने मतलब जो अपने भी दूध के दांत निकलते हैं, इसी प्रकार जानवरों में दूध के दांत, ये दांत जन्म के समय से 1 माह के अंदर निकल आते हैं। ठीक है। 1 माह के अंदर निकल आते हैं तथा बाद में ये दांत गिर जाते हैं, इनके स्थान पर नए स्थायी दांत निकलते हैं। ठीक है। अब ये दांत और आगे देखते हैं। तो स्थायी दांत परमानेंट, ये दांत अस्थायी दांतों के गिरने के बाद निकलते हैं, लेकिन चवर्णक दांत हमेशा स्थायी ही निकलते हैं। जो लास्ट के दांत निकलते हैं वो हमेशा स्थायी ही निकलते हैं। प्रीमोलर व मोलर टीथ संयुक्त रूप से कपोल दांत कहते हैं। जो प्रीमोलर टीथ हैं एवं मोलर टीथ हैं इनको संयुक्त रूप से कपोल दांत कहते हैं। इसमें पहले 3 दाढ़ों के अग्रचवर्णक तथा शेष 3 दाढ़ों के चवर्णक कहते हैं।
चलिए देखिए आगे देखते हैं। पहला अग्रचवर्णक सबसे छोटा व अंतिम चवर्णक सबसे बड़ा होता है। पहला अग्रचवर्णक तथा अंतिम चवर्णक सबसे बड़ा होता है। अग्रचवर्णक दांत आपको यहाँ दिखाते हैं, मैं आपको, देखो यहाँ अग्रचवर्णक दांत 8 होते हैं। तो पहला अग्रचवर्णक दांत रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, नहीं सबसे छोटा होगा ये वाला। और लास्ट चवर्णक जो यहाँ निकलते हैं जस्ट सब में लास्ट में, इसके आगे मोलर दांत रहते हैं, 6 जोड़ी ये रहते हैं। तो सब में लास्ट में रहता है जो चवर्णक। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो भी बन पाएगा, फुल बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये तो आपका हो गया डेंटल पेड, जहाँ पर दांत अनुपस्थित है, ये वाला डेंटल पेड हो गया। अब बनाओ मोलर दांत, मोलर टीथ, नहीं ये प्री मोलर, ये प्री मोलर हो गया, ये प्री मोलर हो गए। और ये आपके मोलर हो जाएंगे जो लास्ट में निकलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये तो यहाँ बीच में आपके बच जाएंगे 8 अग्रचवर्णक दांत, इंसाइजर टीथ, जो आपकी संख्या 8 रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। ये चिकटीथ बोलते हैं प्री मोलर और मोलर को मिलाकर इनको, ये वाले दांत इधर से इतने वाले, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, चिकटीथ मिलेंगे। इनको भी मिलाकर इनको छोड़कर जो ये वाले दांत रहेंगे और ये वाले, तो ये कौन सी चिकटीथ कहलाएंगे, ये कपोल टीथ कहलाएंगे, ठीक है। पहले 3 दांतों का अग्रचवर्णक तथा शेष 3 दाढ़ों का चवर्णक, मतलब जो लास्ट के दांत थे, ठीक है। पहला अग्रचवर्णक छोटा हमने बताया। जन्म के 1 माह के अंदर 8 अस्थायी दांत काटने वाले दांत व अस्थायी अग्रचवर्णक दांत जबड़े से निकल जाते हैं। ये वाले जो अग्रचवर्णक दांत हैं जो 8 वाले, 8 रहते हैं, 4 जोड़ी, ठीक है। ये वाले दांत, ये 8 दांत क्या होते हैं, अग्रचवर्णक जबड़े के निकल जाते हैं। जो शुरू में निकलते हैं तो ये अस्थायी रहते हैं, धीरे धीरे ये दांत घिसते निकल जाते हैं, जिन्हें तूत के दांत कहते हैं, और गिर जाते। 2 वर्ष की उम्र में प्रथम स्थायी कर्तन दांत का जोड़ा निकलता है। 2 वर्ष की उम्र में, ये घिसने के बाद, ठीक है, 2 वर्ष की उम्र में स्थायी कर्तन दांत का जोड़ा निकलता है। जो आपका कर्तन दांत रहता है ना, ये वाला, ये देखिए कर्तन दांत, ये जो अस्थायी दांत रहते हैं, जो दूध के दांत रहते हैं, इंसाइजर टीथ, ये गिनने के बाद प्रथम जोड़ा निकलता है, मतलब ये बीच वाला, ये फिर से नए निकलेंगे, ठीक है। तो ये 2 दांत 2 वर्ष की उम्र में निकलेगा, प्रथम जोड़ा। अन्य पशुओं के दांतों की संख्या ऊंट में 34 और अस्थायी 22 और घोड़े में 40 से 42 रहते हैं। कुत्ते में 42, बिल्ली में 30, ठीक है। सुअर में 44, इनका यह सूत्र है। और खरगोश में 28 तथा मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो इसका वो सूत्र दिखा था जो अभी ने अपन ने, वो क्या होता है, 2 दांत अपने जो आगे के होते हैं ये हैं,
इंसाइजर दांत, कर्तन दांत। देखिए अपने कील दांत रहते हैं ना, कील दांत, ये इसमें उपस्थित हैं। कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ हैं, पशु में अनुपस्थित है, तो यहाँ 0 0 था, है ना। तो अपने में कील दांत उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके प्रीमोलर टीथ, अग्र चौड़नाक दांत, और ये लास्ट के चौड़नाक दांत है अपने, ये वाले 3 जोड़ी। अर्थात ये भी अपने 12 रहते हैं, 6 जोड़ी रहते हैं ना, तो 12 हो जाते हैं। और ये अपने जो प्रीमोलर टीथ रहते हैं अग्र चौड़नक, वो 2 जोड़ी रहते हैं, ठीक है, नीचे ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। भेड़ बकरियों की 5 वर्ष की आयु में प्योर माना जाता है, मतलब युवा माना जाता है। और भेड़ बकरियों में 1 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। अस्थायी दांत समझ रहे हैं, जो दूध के दांत कहलाते हैं, वो अस्थायी दांत कर्तन दांत निकल आते हैं। कर्तन दांत दूध के दांत को नहीं कहते हैं, पर जो आगे के दांत रहते हैं, इधर वाले इंसाइजर, ये वाले, इन्हें ही क्या कहते हैं, इंसाइजर टीथ, कर्तन दांत, जो कि बकरी में कब निकल आते हैं, 1 वर्ष में अस्थायी। इनको भी गिनना पड़ता है, स्थायी बाद में निकलते हैं। अभी हम देखेंगे कब अस्थायी निकलते हैं, कब स्थायी निकलते हैं। और 5 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकल आते हैं, किसमें, बकरी में। 5 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। और 5 वर्ष के बाद दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो स्थायी दांत भी रहते हैं वो भी घिसना शुरू हो जाते हैं। और बकरियों में तेजी से बुढ़ापा आने लगता है, घिसते घिसते सारे दांत खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जो ए लिखा है इसकी मैं चार्ट के द्वारा आपको खुद समझाता हूँ, ठीक है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। बट आपको इससे याद हो तो इससे याद कर लीजिए, और मैं सीधे दिखाता हूँ, जो आपको जल्दी याद, आसानी से सहूलियत होगी, ठीक है। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर उस चार्ट को दिखा देते हैं, तो उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जन्म के प्रथम सप्ताह में प्रथम अस्थायी कर्तन दांत निकलता है। चित्र के साथ देखते जाते हैं, डायग्राम के साथ, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ साइड में हम चित्र बना रहे हैं, डायग्राम ये वाला, ये आपका जय बड़ा हो गया, ठीक है। तो प्रथम स्थायी दांत कर्तन दांत का जोड़ा, ए वाला, कितने दांत निकल आया आपके फर्स्ट सप्ताह में, ए दांत निकल आया 2। ये आपके कितने दांत होते हैं, 8 दांत होते हैं, तो 4 जोड़ी रहते हैं, तो 1 जोड़ी आपके दांत निकल आए। दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह में, दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह में, 4 दांत हो गए आपके, ये 4 दांत, ठीक है। और तीसरा अस्थायी कर्तन दांत तीसरे सप्ताह में आपके 6 दांत हो गए। और चौथा सप्ताह में 1 माह, मतलब 1 माह में 4 आपके कर्तन दांत निकल आए, मतलब 8 कर्तन दांत निकल आए। और 1 माह की आयु में आपके जो अग्र चौड़नक रहते हैं, प्रीमोलर, वो सारे निकल आते हैं, सभी अस्थायी अग्र चौड़नक, ये वाले, ये 12 रहते हैं, 3 ये निकल आए, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, और 3 इसी प्रकार ऊपर, ये इधर। तो ये डेंटल पेड रहता है अनुपस्थित, ठीक है, इसमें तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ठीक है। इधर छोटी जगह नहीं बची है साइड में, आप समझते रहना। और 1.5 वर्ष की आयु में चौड़नक दांत का दूसरा जोड़ा, चौड़नक दांत का इधर दूसरा जोड़ा। 6 माह की उम्र में प्रथम जोड़ा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये नीचे ऊपर, ठीक है। प्रथम जोड़ा निकल आया आपका। और 1.5 वर्ष की उम्र में चौड़नक का दूसरा जोड़ा, ये आ गया इधर, ठीक है। और 1.5 वर्ष की चौड़नक में दूसरा जोड़ा आ गया, इस प्रकार ये दांत निकलते हैं। तो इस चित्र के डायग्राम के माध्यम से अब हम दिखाते हैं कि कब कौन निकलता है। ये तो देखिए आपका है
डेंटल पेड इतना, और ये आपके होगा यहाँ तक, समझना आप, 4 जोड़ी, ये 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, यहाँ तक है जी, 4 तक आपके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो ये आपके इंसाइजर टीथ यहाँ तक, ठीक है। ये आपके इंसाइजर टीथ हो गए, और 3 जोड़ी ए वाले, और ऊपर ए वाले, और 3 ए वाले, और 3 ए वाले, तो कितने हो गए? 6 जोड़ी ये हो गए, 6 जोड़ी ये हो गए। ये है आपके प्रीमोलर टीथ, आगे चवाना, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ मैं, ये तो हो गए इंसाइजर, और ये हो गए प्रीमोलर, और ये आपके हो गए मोलर। 3 जोड़ी, 6 जोड़ी ये, 6 जोड़ी ये, 12, ठीक है। ये आपके हो गए मोलर। तो इस प्रकार ये दांत निकलते हैं। ये दांत का डायग्राम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर। कर्तन दांत का प्रथम जोड़ा कब निकला? प्रथम वीक में। सेकंड जोड़ा कब निकला? सेकंड वीक में। थर्ड जोड़ा कब निकला? थर्ड वीक में। और फोर्थ वीक में। ये तो हो गए आपके इंसाइजर टीथ, ठीक है, ये वाले। और ये आपका ये टाइम था कौन सा? ये आपका टाइम दिया हुआ था, ठीक है। ये आपका टाइम है कब निकलता है। आपकी अगर प्रीमोलर वाले टीथ, ठीक है। देखिए, ये है आपके टेम्पररी टीथ, अस्थायी दांत, जो आपके दूध के दांत कहलाते, ये गिर जाते हैं। बट जो कर्तन दांत स्थायी निकलते हैं, उनका समय कब है? 2 से 2.5 वर्ष। पहला जोड़ी जो दांत निकलेगा कर्तन दांत, उसका स्थायी है जो, ठीक है। ये तो है टेम्परेरी। और जो परमानेंट वाले दांत कब आएगा? इसका प्रथम जोड़ा 2 से 2.5 वर्ष में। और सेकंड जोड़ा कब आएगा? 2.5 से 3 वर्ष में। और थर्ड जोड़ा आएगा आपका स्थायी दांत कर्तन, वो आएगा आपका 3 से 3.5 वर्ष में। और जो 4.5 से 4 वर्ष में। इन्हीं दांतों से आयु का अनुमान लगाया जाता है। जब चारों दांत निकल आते हैं, तो पशु की उम्र का पता चल जाता है कि ये पशु 4 वर्ष का हो चुका है। इन्हीं स्थायी दांतों से पशु की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इन्हीं दांतों से आयु का ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपन किस पर, बोले तो अग्रचमनक दांत आपके हैं जो प्रीमोलर टीथ। इनका फर्स्ट जोड़ा कब निकलेगा? फर्स्ट एवं सेकंड। परमानेंट निकलेगा 2 से 2.5 वर्ष में 2 जोड़ी। और जो चारों दांत ये तो निकल आते हैं आपके 1 मंथ में निकल आते हैं चारों दांत प्रीमोलर, ठीक है, अग्रचवर्णक। और फिर स्थायी दांत के 2 जोड़ा निकल आएंगे आपके ये वाले स्थायी परमानेंट। 2 से 2.5 वर्ष में 2 जोड़ा आ गए, और फिर लास्ट 2 में 3.5 या 3 वर्ष में आ गए। तो इनसे भी आप आयु का उम्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चवर्णक दांत का फर्स्ट जोड़ा कब आएगा? ये हमेशा ही स्थायी आते हैं, इसलिए इनका ये रोल नहीं है कि पहले अस्थायी दांत आए। ये हमेशा ही परमानेंट दांत, स्थायी दांत ही निकलते हैं। तो 3 जोड़ी रहते हैं। तो इनका फर्स्ट जोड़ा आएगा 6 माह में। फिर आएगा सेकंड जोड़ा चौड़नक दांत का, मोलर टीथ का, ठीक है, 1.5 वर्ष की उम्र में। और थर्ड आएगा 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में। इस प्रकार हमने देखा कि अभी आपके 2 से 2.5 वर्ष में चौड़नक दांत का तीसरा जोड़ा, कर्तन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा, और 2 से 2.5 वर्ष में अग्र दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा, और 2 से 2.5 वर्ष में तीसरा कर्तन दांत का स्थायी जोड़ा, जो हमने अभी स्थायी जोड़े की बात की थी। और 3 से 4 वर्ष में तीसरा कर्तन का स्थायी जोड़ा, और अग्र चवर्ण का तीसरा जोड़ा निकल आता है। देखा था ना अभी। चार्ट से आपको याद रखना है, उसी में क्लियरली समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप दोबारा देख सकते हैं। भेड़ व बकरियों में दांत निकलने का समय, संभावित आयु ये माह में दी गई है। कर्तन दांत
इसको आप याद करो तो करो, वरना मत करना, ठीक है। आप देख लो ये बट सही रहता है। 6 से 10 संभावित आयु माह में, 6 से 10 माह में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। किसमें? भेड़ व बकरियों में। 14 से 20 माह की आयु में प्रथम जोड़ी स्थायी दांत आ गए और 21 से 25 माह की आयु में द्वितीय जोड़ी स्थायी आ गए। 26 से 30 वर्ष की आयु में तृतीय जोड़ी स्थायी दांत आ गए और 31 से 36 माह में चौथी स्थायी दांत आ गए। तो इस प्रकार आप पशु की आयु दांत को देखकर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार तो अब हम क्लास को एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, तगड़ी तैयारी करेंगे। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अब हम मैनेजमेंट की क्लास लेकर आएंगे। पशुओं की भार ज्ञात करना, उनका आहार प्रबंधन, साइलेज किस प्रकार बनाया जाता है, तो ये देखेंगे। हमने आयु ज्ञात करना देख ही लिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, इसके नोट बनाइए। इसकी PDF हम हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पर PDF आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और नोट भी निकलवाना है तो नोट भी निकलवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा टाटा, सी यू।